हेलो एवरीवन, मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नगरीय क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, परिवहन की समस्या और जल आपूर्ति की समस्या हमने ये पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम देखेंगे नगरीय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की समस्या। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विद्युत आधुनिक नगर का प्राण है, जिसके अभाव में नगर मृतप्राय हो जाता है। अतः विद्युत के बिना आधुनिक नगरीय जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रात्रि में सड़कों पर तथा घरों में विद्युत के द्वारा ही प्रकाश मिलता है। भूमिगत जल को नलकूपों द्वारा भूतल पर लाने तथा उसे घरों और कारखानों तक पहुंचाने के लिए मशीनों तथा उपकरणों को भी विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रायः सभी छोटे बड़े नगरों में स्थित कारखाने विद्युत से ही संचालित होते हैं। गर्म प्रदेशों में पंखा चलाने, कमरों को शीतल करने, जल तथा खाद्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त रेफ्रिजरेटरों, शीत गृहों तथा ऐसे ही अनेक उपयोगों के लिए विद्युत अनिवार्य होता है। ठंडे प्रदेशों में कमरों को गर्म करने हेतु हीटर तथा जल गर्म करने के उपकरण के लिए भी अधिक मात्रा में विद्युत की आपूर्ति आवश्यक होती है। इतना ही नहीं, मनोरंजन तथा संचार के लिए प्रायः सभी साधन जो हैं वो बिजली से ही संचालित होते हैं। आज अधिकांश घरेलू उपकरणों के संचालन में भी बिजली की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, बिजली के अभाव में नगर के सभी कार्य अस्त व्यस्त हो जाते हैं और अधूरे रह जाते हैं। चिकित्सालयों में विद्युत भंग हो जाने पर मरीजों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि नगरों के विशाल जन समुदाय की आवश्यकता के अनुकूल विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कैसे की जाती है। नगरों में विद्युत आपूर्ति विद्युत विभागों, सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा निजी कंपनियों के द्वारा की जाती है। विद्युत मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें है जल विद्युत और दूसरा है ताप विद्युत। बिजली को तारों के माध्यम से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाया जाता है। सामान्यतः ऊंचे ऊंचे खंभों के माध्यम से बिजली के तारों को सड़कों के किनारे से होकर ले जाया जाता है, जिससे नगर में बिजली के तारों का जाल बन जाता है। घरेलू उपयोग तथा प्रकाश के लिए कम शक्ति वाली विद्युत की आवश्यकता होती है, किंतु औद्योगिक मशीनों तथा कारखानों के लिए उच्च शक्ति की विद्युत अनिवार्य होती है। नगर में जनसंख्या, विद्युत तथा उद्योग की बढ़ती संख्या एवं आकार के अनुकूल विद्युत आपूर्ति करना बहुत जटिल कार्य होता है, विशेष रूप से जब और जहां विद्युत उत्पादन या उपलब्धि की मात्रा सीमित होती है। विशेष कठिनाई उन नगरों में होती है जो विद्युत उत्पादन केंद्रों से दूर स्थित होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के नगर कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर। विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देशों में असंख्य ऐसे नगर हैं जहां विद्युत आपूर्ति वर्ष भर अबाध रूप से नहीं हो पाती। गर्मियों में गर्म प्रदेशों में स्थित नगरों को प्रायः हर वर्ष भारी विद्युत संकट से गुजरना पड़ता है। विद्युत के अभाव के कारण अनेक नगरों में विद्युत कटौती करनी पड़ती है, जिससे नगर जीवन तथा औद्योगिक उत्पादन आदि बुरी तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, अब इसके बाद है स्वास्थ्य और चिकित्सा की समस्या। नगर में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, मलिन बस्तियों के विकास, जल एवं वायु प्रदूषण, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में गड़बड़ी होने, निर्धनता एवं बेरोजगारी आदि के परिणाम स्वरूप नगरों में तरह तरह की बीमारियों के फैलने से जन स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इसके लिए उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था का होना अनिवार्य होता है। यद्यपि विकसित देशों में चिकित्सा ही उतनी समस्या नहीं है जितनी विकासशील देशों में है, किंतु स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी बहुत सभी नगरों में पाई जाती है। नगर के अस्पतालों में केवल नगर के मरीज ही नहीं इलाज कराने आते, बल्कि नगर के बाहर उसके प्रभाव क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में मरीज चिकित्सा के लिए नगर में ही आते हैं, क्योंकि देहात और लघु सेवा केंद्रों पर उपयुक्त तथा बड़े अस्पतालों का प्रायः अभाव पाया जाता है। भारत में नगरों में अस्पतालों की कमी
है और जो अस्पताल है उनमें शस्याओं तथा सुविधाओं की भी कमी है। आधुनिक मशीनें तथा उपकरण तो कुछ गिने चुने बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध होते हैं। यहाँ मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली जैसे महानगरों में स्थित अस्पतालों में भी इतनी क्षमता नहीं है कि वहाँ आने वाले मरीजों की ठीक प्रकार से देखभाल की जा सके। भारतीय नगरों में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मुश्किल से एक शैय्या की व्यवस्था हो पाती है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति 11 व्यक्तियों पर एक शैय्या उपलब्ध है। कमरों तथा शैय्याओं के अभाव में कितने मरीजों को बरामदे के फर्श पर अथवा बाहर खुले आसमान में तथा पेड़ों के नीचे रात दिन बिताने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके साथ ही अस्पतालों में योग्य चिकित्सकों की संख्या भी कम होने के कारण समुचित चिकित्सा में बाधा पड़ती है। धन अभाव तथा कुप्रबंधन के कारण भी निर्धन मरीजों को निःशुल्क दवाओं तथा सेवाओं के प्राप्त होने में कठिनाई होती है। आजकल अनेक सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सा की दयनीय स्थिति, कुप्रबंधन, सफाई के अभाव आदि को देखकर सामान्य जन भी प्राइवेट चिकित्सालयों तथा नर्सिंग होम में इलाज कराने के लिए बाध्य होते हैं, यद्यपि वहां उन्हें अधिक धन व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार भारत जैसे विकासशील देशों में नगरों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समस्या नगर प्रशासन तथा नगरवासियों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। ठीक है, अब इसके बाद है शिक्षा एवं मनोरंजन की समस्या। नगरों में शैक्षिक स्तर देहात की तुलना में उच्चतर होते हैं। अधिक जनसंख्या के कारण नगरों में छात्र छात्राओं की संख्या भी अधिक होती है, जिनकी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए पर्याप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं आदि की आवश्यकता होती है। बड़े नगरों में विश्वविद्यालय भी होते हैं। नगर के शिक्षा संस्थानों में नगर से बाहर के विद्यार्थी भी पढ़ने आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि न हो पाने पर नगरीय क्षेत्र के बच्चों को समुचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। अधिकांश भारतीय नगरों में नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की कक्षाओं में सभी इच्छुक छात्र छात्राओं को इच्छित जगहों पर प्रवेश नहीं मिल पाता है, जिसके कारण विद्यार्थी और उनके अभिभावक को काफ़ी परेशानी होती है। व्यावसायिक शिक्षा संबंधी संस्थाओं में तो प्रवेश के लिए होड़ लगी रहती है और केवल अल्पांश छात्र ही उनसे लाभ उठा पाते हैं। विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि और समुचित शिक्षा से वंचित रहने के साथ ही एक नई समस्या सामने आ रही है, वह है शिक्षा का स्तर गिरना। आवश्यक शैक्षिक सुविधाओं तथा प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की कमी के कारण भी शिक्षा के स्तर में पतन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। नगरों में प्राइवेट कोचिंग की परंपरा बढ़ती जा रही है, जिसके लिए छात्रों को इतना अधिक धन व्यय करना पड़ता है कि शिक्षा सामान्य, मध्यम और निम्न मध्यम परिवार के लिए दुष्कर बोझ बनता जा रहा है। इस प्रकार अनेक पब्लिक स्कूलों में इतनी अधिक फीस ली जाती है कि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर अभिभावक तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजने को सोच भी नहीं सकते। इस प्रकार भारतीय नगरों में धनी एवं संपन्न उच्च वर्ग के लिए पब्लिक स्कूल चलाए जाते हैं, तो निर्धन तथा मध्यम वर्ग के लिए सरकारी एवं अर्ध सरकारी विद्यालय होते हैं। इससे शैक्षिक जीवन से ही विद्यार्थी दोहरी शिक्षा प्रणाली के कारण उच्च और निम्न दो वर्गों में बंट जाते हैं, जो सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ठीक है, नगरवासियों के मनोरंजन के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करना भी नगर का दायित्व होता है। इसके लिए नगर में रेडियो तथा दूरदर्शन केंद्र होते हैं और अधिक संख्या में सिनेमा घर, थिएटर, क्लब, खेल के मैदान, पार्क, पुस्तकालय आदि की भी व्यवस्था आवश्यक होती है। मनोरंजन की सुविधाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से नगर के बाहर भी काफ़ी लोग आते हैं। अतः बढ़ती जनसंख्या के साथ ही नगर में मनोरंजन सुविधाओं की वृद्धि भी आवश्यक हो जाती है, जिस पर काफ़ी धन खर्च होता है। भारत के अनेक छोटे बड़े नगरों में विभिन्न मनोरंजन केंद्रों पर भारी भीड़ तथा टिकट खिड़कियों पर लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं, जो स्पष्ट करती हैं कि वहाँ मनोरंजन सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, अब इसके बाद है मल मूत्र विसर्जन की समस्या।
नगरों में घरेलू उपयोग के लिए तथा कारखानों में बड़ी मात्रा में जल का प्रयोग होता है, जो गंदे जल के रूप में विसर्जित होता है। सड़क की नालियों से बहता हुआ गंदा जल गंदे नाले या सीवर पाइपों से पहुंचता है, जहां से उसे नगर के बाहर निकलने की व्यवस्था की जाती है। नगर से निकलने वाले गंदे जल में अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ मिलते हैं, जो मनुष्य तथा जीवों के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के जीवन के लिए भी हानिकारक होते हैं। इस कारण इस जल का उपयोग कृषि या बागवानी के लिए भी उपयुक्त नहीं रह जाता है। सभी बड़े नगरों, विशेष रूप से औद्योगिक नगरों में कारखानों से निकलने वाले गंदे जल के विसर्जन की बहुत बड़ी समस्या है। इस प्रदूषित जल के रिसकर नीचे पहुंचने से भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है, जिससे कुओं तथा नलकूपों द्वारा निकाला गया जल भी प्रदूषित रहता है। अधिकतर नगरों में गंदे जल को निकटवर्ती नदियों तथा झीलों में गिराया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि नदी या झील का जल भी प्रदूषित होकर पीने योग्य नहीं रह जाता। अतः आधुनिक नगरों में गंदे जल के विसर्जन की समस्या अत्यंत जटिल और भयंकर होती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए इस उपाय को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है कि नगर से मलमूत्र वाले गंदे जल तथा कारखानों आदि से निकलने वाले गंदे जल को गंदे नालों और सीवर पाइपलाइन द्वारा नगर के बाहर तक पहुंचाकर उसे एक विशाल हौज में गिराया जाए। वहां गंदे जल को मशीनों द्वारा साफ करके उसे कृषि कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे शोधित जल को नालियों द्वारा खेतों तक पहुंचाकर उसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट ठोस पदार्थों का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। भारत में नदियों के किनारे स्थित नगरों के गंदे जल का विसर्जन सामान्यतः नदियों में कर दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। केवल विकासशील देशों में ही नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में भी नगरों के गंदे जल के विसर्जन की नगरों के गंदे जल के विसर्जन से कितने ही नदियों का तथा झीलों का जल जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट लेक के किनारे स्थित नगरों के गंदे जल के विसर्जन के कारण अनेक बार ग्रेट लेक की मछलियां मरने लगी हैं। नगर में मलमूत्र के विसर्जन की समस्या गंभीर होती जा रही है। यह समस्या विकसित देशों में उतनी गंभीर नहीं जितनी विकासशील तथा पिछड़े हुए देशों में है। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के अनेक नगरों में खुले शौचालय का प्रयोग होता है और मलमूत्र खुली नालियों से प्रवाहित होता है। बहुत से नगरों में मैले का ठेला गाड़ियों में रखकर नगर से बाहर एकत्रित किया जाता है और वहां से इसकी खाद किसानों को बेच दी जाती है। यह नगरीय जीवन की अत्यंत शोचनीय तथा गंभीर समस्या है। कई महानगरों में मलमूत्र को बंद नालियों तथा सीवर पाइपलाइन द्वारा नगर से बाहर ले जाया जाता है और स्वच्छ शौचालयों के प्रयोग से नगर स्वच्छ और प्रदूषण रहित रहता है। किंतु जिन नगरों में इन सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और या अपर्याप्तता है, मलमूत्र खुली नालियों से ही बहता हुआ जिनसे दुर्गंध निकलती रहती है। विश्व के प्रसिद्ध पेरिस जैसे सुंदर नगर में भी मलमूत्र को सीन नदी में गिराया जाता है, जिससे शुष्क ऋतु में नदी में जल कम हो जाने पर दुर्गंध निकलने लगती है। भारतीय नगरों में सीवर व्यवस्था की काफ़ी कमी है, किंतु हाल के कुछ वर्षों में सरकारी अनुदानों के अंतर्गत स्वच्छ तथा सुलभ शौचालयों के निर्माण से गाड़ियों तथा सिर से मैला ढोने के प्रचलन में निश्चय ही कमी आई है। ठीक है। अब इसके बाद है अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन की समस्या। सभी नगरों में वस्तुओं के उपयोग के पश्चात घरों से प्रतिदिन कूड़ा करकट तथा अनेक प्रकार के ठोस अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, जिनका सड़क पर ढेर लगा रहता है। पुराने मकानों के गिरने, नालियों की खुदाई आदि से भी कूड़ा करकट इकट्ठा होता है। यदि कूड़े को एकत्रित करके नगर से बाहर नहीं किया जाता तो उनसे सड़ने तथा बिखरने से भयंकर बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। इसके लिए सड़कों पर जगह जगह कूड़ादान की व्यवस्था करनी पड़ती है, जहां घरों से निकलने वाले कूड़े एकत्रित किए जाते हैं और वहां से उन्हें गाड़ियों द्वारा हटाकर नगर के बाहर उचित स्थान पर पहुंचाया जाता है।
सड़कों तथा नालियों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कूड़े की सफाई अनिवार्य होती है। किसी खुली भूमि पर कूड़े को एकत्रित करके उसे जलाकर भी नष्ट किया जाता है। ठीक है। बड़े बड़े गर्तों में कूड़े को सड़ाकर खाद भी बनाया जा सकता है। जनता की लापरवाही तथा अज्ञानता और नगरीय प्रशासन की उपेक्षा से अधिकांश भारतीय नगरों की सड़कों पर कूड़े के ढेर दिखाई पड़ते हैं, जो कभी कभी कई सप्ताह तक अपने स्थानों पर ही पड़े रहते हैं। बरसात के मौसम में कूड़े के सड़ने से अत्यधिक दुर्गंध निकलने लगती है और अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इस प्रकार नगरीय प्रशासन के सामने कूड़े जैसी अपशिष्ट पदार्थों के सफाई की भी समस्या गंभीर बनी रहती है। इस समस्या के समाधान में जन सहयोग की कमी होने पर यह और भी भयंकर हो जाते हैं। हाल के वर्षों में प्लास्टिक या पॉलीथीन के थैलों तथा बोतलों का प्रयोग नगरों में इतना अधिक होने लगा है कि उनके ढेर से एक नई और अति गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। प्लास्टिक पदार्थों का कूड़ों में ढेर लग जाता है, जो न तो सड़ते हैं और न ही जलाने पर पूर्णतः नष्ट होते हैं। प्लास्टिक के थैले नालियों, नालों, सीवर पाइपों आदि में फंस जाते हैं, जिससे जल निकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, अपशिष्ट विसर्जन की समस्या। अब इसके बाद है पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या। तो देश विदेश के बड़े नगरों में पर्यावरण के प्रदूषित होने की समस्या है। इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि जो है वो प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण नगरों के सूक्ष्म जलवायविक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि नगर के केंद्रीय सघन बसे हुए भाग अन्य भागों की तुलना से 203 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और नगरीय तापीय द्वीप बन जाता है। ताप वृद्धि के कारण सघन तथा बहुमंजिले भवन की स्थिति, जनसंख्या घनत्व की अधिकता के कारण घरों की चिमनियों एवं रसोई गृहों से निकलने वाले धुएं, वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले धुएं आदि की उपस्थिति प्रमुख है। वाहनों और कारखानों के साथ ही कोयला, लकड़ी आदि के जलने से निकलने वाले गैस से निचले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ओजोन आदि की मात्रा बढ़ जाती है, जो मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों तथा वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक होती है। वायु के प्रदूषित होने से सांस लेने में कठिनाई होती है और अनेक प्रकार की फेफड़े संबंधी बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण। नगरीकरण में वृद्धि से जल प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है। जल प्रदूषण कई रूपों में होता है। पर्यावरण से निकलने वाला विषैला जल और मलमूत्र संबंधी गंदा जल जहाँ विसर्जित होता है, वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है। नगर का गंदा जल सामान्यतः किसी समीप नदी, झील, तालाब आदि में विसर्जित किया जाता है। इससे उन जलाशयों का जल विषैला हो जाता है और मानव उपयोग तथा अन्य जीवों के लिए भी हानिकारक होता है। गंगा नदी के किनारे स्थित कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना आदि नगरों में विसर्जित गंदे एवं विषैले जल से गंगा का पवित्र जल भी अत्यधिक प्रदूषित हो गया है और पीने योग्य नहीं रह गया है। अब इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो नगर प्रायः कोलाहलमय होते हैं, जहां रात दिन विभिन्न प्रकार के शोर होते रहते हैं। लाउड स्पीकर के तेज बजने, मोटर वाहनों की आवाज़, कारखानों की मशीनों के चलने से उत्पन्न शोर, रेलगाड़ियों की आवाज़ आदि नगरों में ध्वनि प्रदूषण के जनक होते हैं। नगर में होने वाले ध्वनि प्रदूषण से बहरेपन, अनिद्रा, सिर दर्द, मानसिक असंतुलन, उच्च रक्तचाप, घबराहट आदि विविध प्रकार की शिकायतें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है नगर की जो कुछ अन्य समस्याएं हैं वो हैं प्रशासनिक समस्या, ईंधन की समस्या और सामाजिक अपराध। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है नगरीय समस्याएं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।